ओपनिंग कमेंट आपसे। जी, मोदी जी साउथ इंडिया इसलिए गए हुए हैं कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी कोशिश जारी है। देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना की हार से वो तिल मिलाए हुए हैं। उनको कर्नाटक में तो कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तेलंगाना में ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं घुसपैठ करके बैठ ही जाएंगे। लेकिन वो मतलब बहुत उनको निराशा इतनी गहरी हाथ लगी है, और उसमें आप एक तरह से समझिए कि दक्षिण के दरवाजे कहा जा रहा है लिटरली कि बंद हो गए हैं। लेकिन मोदी जी क्या है कि ये तो मानना पड़ेगा कि ये हिम्मत नहीं हारते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट तक अपना लगे रहते हैं काम पे। तो उनका तमिलनाडु एक बहुत बड़ा उनका फोकस में है। आपको ध्यान होगा, दर्शकों को भी ध्यान होगा कि ये बहुत दिनों से तमिलनाडु को काशी और तमिलनाडु को आपस में प्राचीन संबंधों का हवाला देके इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमिल संगम करके बनारस में वहां पे गोष्ठियां संगीतियां हो रही हैं तमिल विद्वानों की, नॉर्थ के विद्वानों के साथ में। और इसी तरीके से बहुत कुछ जो सेंगोल जो सेंगोल की प्रतिष्ठा हुई, ऐसा नहीं है कि अचानक से सेंगोल अचानक याद आया और ये इस देश की राजनीति का एक बड़ा अहम अंग था जो कि कहीं म्यूजियम में पड़ा सड़ रहा था और उसको मोदी जी ने लाके यहाँ पे विराजमान किया, उससे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हुई। नहीं, ये तमिलनाडु की को ये बताने के लिए, तमिलनाडु की जनता को ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके यहाँ का जो सेंगोल होता है, जो चोल साम्राज्य के राजदंड का प्रतीक था, कि हम उसको देखिए लोग नई संसद में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। तो हम तमिलनाडु की संस्कृति और जो परंपरा है उनका देखिए कितना महत्व देते हैं, कितना महत्व देते हैं। तो उसमें मोदी जी का ये प्रयास जारी है। और रही सही कसर, यहाँ राज्यपाल निकालते रहते हैं। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो दिन रात सरकार को काम नहीं करने देते हैं। सरकार जो बिल पास करती है वहां विधायिका, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई उनको कि आप ये क्या तरीका बना रखा है आपने, जो सरकारी जो बिल पास होके आए उनको आप साइन करिए, उनके ऊपर हस्ताक्षर करिए। तो मोदी जी इस चक्कर में तिरुचिरापल्ली जो आज उन्होंने वो बहुत सारी योजनाएं और ये सब किया है उद्घाटन, तो वो उनकी कोशिश ये है कि तमिल, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें वर्चुअल, अगर असल में देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की पार्टी बन के रह गई है। तो ये मोदी जी को कतई बर्दाश्त नहीं है कि उनकी एक इतनी बड़ी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और वो केवल नॉर्थ इंडिया की पार्टी बन के रह जाए। तो वो ये नहीं चाहेंगे, उनकी हरचंद कोशिश है कि किसी भी तरह करके वो साउथ इंडिया में अपना पैर जमाए, और न केवल पैर जमाए, 10-20 सीटें ले जाए, जिसकी की संभावना मुश्किल लगती है। और इंडिया अलायंस के अगर पूरी तरीके से उनकी तैयारी सामने आ गई सीटों को, तो सवाल ही नहीं है साउथ इंडिया से एक भी सीट आने का आगे आगे। बाकी का जो ये एक जो आपने ये जो ड्राइवर्स के कानून वाली बात की, जो ये हिट एंड रन कानून की बात थी, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी मुसीबत तो जो मोदी जी के भक्त हैं और जो ट्रोल आर्मी है उसकी है। अभी तक तो वो इस कानून के फायदे गिना रहे थे। जब हड़ताल चल रही थी तो वो ड्राइवरों को नाम खोजा जा रहा था, कुछ निकाल के लाते कि भाई नक्सली है और ये खालिस्तानी है, देशद्रोही है। तब जब तक कि वो नाम निकाल के लाते, और तब तक मोदी जी ने वापस ले लिया कि भाई इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो अब वो इसके फायदे गिनाने में लगे हुए हैं कि भाई वापस लेने के फायदे क्या हैं। तो उनके अपने ही भक्तों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसका समर्थन करें कि विरोध करें। लेकिन इससे एक बात और सामने आती है कि मोदी जी जिस तरीके से जल्दबाजी में अधकचरी चीजें लागू कर देते हैं, उसमें नोटबंदी हो जैसा आपने जिक्र किया, उसमें फॉल्टी जीएसटी हो, या उसमें बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाना हो, सब चीजें बैकफायर हुई हैं उनकी। इसी तरीके से ये जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 जो कानून इन्होंने बनाए, नए बिल बनाए, ये कहा गया कि औपनिवेशिक साम्राज्य से, औपनिवेशवाद से हमारी ये दास्ता से मुक्ति है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, 90% तो बताया जा रहा है, जो कानून के जानकार है उन्होंने बताया है पढ़ के, कि पुराने कानूनों को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और बस कुछ धाराएं इधर से उठा के उधर लगा दी गई हैं। 420 की जो धारा थी उसको 317 आई थिंक सो, इफ आई एम राइट, वहां ऐड कर दिया गया है। तो इसको अगर आप कहते हैं कि आपने बदलाव कर दिया है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। इनफैक्ट आप लोग पब्लिक का उल्लू बना रहे हैं, खाली हिंदी का नाम रख दिया उसका, भारतीय दंड न्याय संहिता करके कुछ भी कर दिया, और इसमें बगैर सोचे समझे। और ये बिल जब पास हुए, जबकि विपक्ष को आप निलंबित कर चुके थे, 142 से ज्यादा सांसदों को आपने विपक्ष के निलंबित किया हुआ था, और आपने ऐसे ही बगैर चर्चा के
सदन में, दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो और बगैर चर्चा के आपने उनको पास कर दिया। विपक्ष में बहुत बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, एटलीस्ट राज्यसभा में उनके इनपुट्स आते, पब्लिक में डिस्कशन होता। इवन जो स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल दिए गए, वो 3 महीने में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और जो उसमें विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जो रिकमेंडेशन भी दी उनको माना नहीं गया। तो देखिए राजीव जी, जो ये अभी ट्रक वाले कानून का हश्र हुआ है, इसी तरह ग्रेजुअली धीरे धीरे विरोध आते रहेंगे और इस तरह ये पूरा का पूरा कानून धीरे धीरे वापस उसी शेप में पहुंच जाएगा जहां ये ओरिजिनली था। तो मोदी जी का क्या है कि अपने तौर पे जो कुछ काम करते हैं उसमें इसी तरह का, जिसको कहते हैं वो पढ़ते हैं, सॉलिट्यूड से कीड़े पड़ जाते हैं। और जो पुरानी जो कांग्रेस की बनाई हुई योजनाएं होती है या कानून होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत बढ़िया वेल डिफाइंड होते हैं, तो उनमें इनको ये रीपैकेज करके उसको लागू कर देते हैं, उसमें इनको सफलता मिल जाती है। तो ये चल रहा है इनका। लेकिन ये जो भारतीय दंड संहिता का जो कानून है, इसमें आगे आगे और भी इसी तरह की अभिसंगतियां और पेच आएंगे और आप देखते रहिएगा किस तरीके से धीरे धीरे वापस लेते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने जो आज ट्वीट किया है जिसमें रोज उठो नहाओ का टिप्पणी चाहती। जी हौसला देखिए, उनका बुलंद हौसला है, अपने जो झूठ बोलने की जो उनकी ताकत है, जो उनकी छल कपट करने की ताकत है, जो उनका अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाने की ताकत है, जो उनको विश्व गुरु बताते हैं आपको, जबकि फेक विश्व गुरु है। विश्व गुरु क्या है, क्या भारत गुरु भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दम भरते हैं, ठोकते हैं कि दुनिया में सम्मान बढ़ा दिया है मोदी जी ने चांद पे उतार दिया है, चंद्रयान उतार दिया है, जबकि उसके पता नहीं कितने दशकों से पहले भारत में उसकी नींव रख दी गई थी, जो आज जाके चंद्रयान वहां उतारा गया। लेकिन झूठ परोसना क्योंकि, और उसमें मीडिया को खरीदा हुआ है, सारे देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दबाव में है मोदी सरकार के, और विधायिका और न्यायपालिका का आप हाल देख ही रहे हैं, उसके ऊपर अभी क्या टिप्पणी की जाए। तो वहां से आ रही है ताकत। तो मोदी जी अकेला सब पर भारी नहीं है, वो अकेला नहीं है, उनके साथ चुनाव आयोग भी है। अब आप देख लीजिए, आप ही बता रहे हैं कि 5 जनवरी से, अरे भाई आचार संहिता थोड़ी लागू होगी जो ट्रांसफर रुकेंगे अभी से ही। भाई जो भी कुछ राज्य सरकारें चुनाव से पहले करती हैं, मेनली उसमें यही होता है, अफसरों के ट्रांसफर। तो यहाँ कोई चुनाव की घोषणा हो गई है कि भाई आज आपने विज्ञप्ति जारी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी हो गए, इसलिए अब चुनाव ये अफसरों के ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये क्या है कि ये तानाशाही चल रही है, ऑटोक्रेसी, मतलब अब हमारी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये चल रहा है। तो जब देश का इतने जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है इस देश का, उसके आंख के सामने ये सब हो रहा है, तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मतलब वो ईसाइयों के क्रिसमस वाले दिन वो ये कह देते हैं कि ईसाइयों से मेरा बड़ा पुराना नाता है, जबकि मेरी शर्त है कि संघ के प्रचारक के तौर पे उन्होंने हमेशा ईसाई मिशनरियों के खिलाफ विश्वमन किया होगा, लेकिन वो वहां बड़े दमखम और आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि मेरा ईसाइयों से बहुत पुराना नाता है, और जबकि उनकी आंख के सामने ही चर्चों पे हमले हो रहे हैं, मणिपुर में चर्चों पे हमले हो रहे हैं, और अदरवाइज भी हो, यदा कदा कहीं से भी खबरें आती रहती हैं। उनके गुरु गोलवलकर कहते हैं कि मिशनरीज, मार्क्सिस्ट और ये जो मुस्लिम्स है वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसके बावजूद भी उनका चल रहा है, उनको ताकत वहां से मिल रही है। एक तो सबसे बड़ा झूठ जो है उनकी, वो सबसे बड़ी ताकत है। और उस झूठ के, इसमें दुख की बात यह है कि इस देश की जो जनता है वो उस झूठ के प्रभाव में है। एक काले जादू जैसा प्रभाव जिसको कहते हैं, वो एक प्रभाव है। उससे निकलने का वो निकलना ही नहीं चाहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उनको अपने बुनियादी मुद्दों की चिंता नहीं है कि अब जैसे कि कुछ भी हो जाए वोट मोदी जी को ही पड़ेगा। तो वो ताकत है उनकी, और उस ताकत का वो पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति वो जिस तरीके से शातिर तरीके से अपनी राजनीति चला रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड है इस देश की राजनीति में जो हो रहा है। आप देखेंगे कि दो मुख्यमंत्रियों पे तलवार लटकी हुई है कि आज अरेस्ट हुए और अभी अरेस्ट हुए और कल हुए अरेस्ट और परसों हुए, और उसका बहुत मीडिया मजे ले रहा है, कौदी मीडिया उस चीज का। तो और अभी तो ये 2 मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा आप देखिएगा आगे आगे जैसे जैसे चुनाव की तरफ कदम बढ़ेंगे,
पता नहीं कितने सारे नेताओं के ऊपर ये तलवार लटकी हुई होगी ईडी की, और पता नहीं कौन से नेता को ये होगा कि अभी गया जे सलाखों के पीछे और तभी गया। और मैं बार बार कह रही हूँ, मैं तो 6 महीने से कह रही हूँ कि इलेक्शन नजदीक आने तक देश के बड़े बड़े नेता विपक्ष के सलाखों के पीछे कर दिए जाएंगे, बहाना कुछ भी लगाया जाए। तो ये चीज ताकत वहां से आ रही है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। अभी ईवीएम की बात आपने उठाई है, तो इसमें अब ये तसल्ली की बात ये है कि ये 6 तारीख को जो एक मोर्चा निकाला गया जा रहा है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से ईवीएम के खिलाफ इस तरह का जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, जो मोर्चा जो निकाला जा रहा है, वो पहली बार हो रहा है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि इसमें विपक्षी दल शायद ना जुड़े, लेकिन जनता जरूर इसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर आवाज ना भी उठे तो जनता की तरफ से हमेशा आवाज उठती रही है। आपने देखा होगा आपके दर्शकों में भी आवाज आती रहती है कि ईवीएम का इलाज नहीं करेंगे जब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि देखिए, लोकतंत्र की रीढ़ होती है नागरिकों द्वारा मतदान किया जाना। अपनी उनकी इच्छा से बनेगी सरकार की वो क्या चाहते हैं। अगर उस प्रक्रिया में ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो ही संदेह के घेरे में है, तो ऐसे लोकतंत्र से और ऐसे मतदान का कोई फायदा नहीं है। उसको तुरंत प्रभाव से त्याग दिया जाना चाहिए। और देश का, दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका कहलाता है, यूएसए, वहां पे भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां भी उसी पुरानी प्रक्रिया से, आप उसको आउटडेटेड कह दें, पुरानी कह दें, बैलेट पेपर से ही होता है। और यहां भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। देश में सरकार 5 साल के लिए बन रही है, और अगर उसका परिणाम आने के लिए 5 दिन भी लगे, अगर चुनावों का परिणाम आने में, तो हम बर्दाश्त करेंगे। और कोई जल्दी नहीं आ रही है। 5 दिन भी अगर लगते हैं चुनाव परिणाम घोषित होने में बैलेट पेपर की वजह से, तो इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन होनी चाहिए भरोसे की सरकार, जिसमें हमें ये ना संदेह हो कि हमने वोट तो किसी और को दिया था और चुन के कोई और आ गया। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पे लगातार चर्चा हो रही है। 5 तारीख को यहाँ दिल्ली में